इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही दिग्गज स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज़ के बारे में, अल्काइल अमाइंस और दीपक नाइट्राइट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाइना चेन डिस्ट्रप्शन के बाद केमिकल सेक्टर में बूम आया है, ये कंटिन्यू रह सकता है, बहुत सी चीज़ें। बट कोई आपको डिटेल में यहाँ पर नहीं बताता। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्पेशलिटी केमिकल्स की एक रिपोर्ट सामने आई है मोतीलाल ओसवाल जी की। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा या कम्युनिटी टैब में आप सभी के लिए ये लिस्ट डाल दूंगा। आप पढ़ सकते हैं, 10 से 12 पेजेस की आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस वीडियो में मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते। तो गाइस वैसे तो अगर आप बात करें स्पेशलिटी केमिकल्स की तो मुझे तीन कंपनीज बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती हैं। एक आरती इंडस्ट्रीज़, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ भी अच्छी लगती है मुझे कहीं ना कहीं, बट एसआरएफ का थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो थोड़ा अलग है और उस कंपनी का पैटर्न चलने का थोड़ा सा अलग है, तो मुझे थोड़ा कंफर्ट इतना ज़्यादा नहीं देता। फिर कंपनी आ जाती है दीपक नाइट्राइट। तो गाइस इन पहले हम अल्काइल अमाइंस और दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करने वाले हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस भी मैं करके कुछ बताऊंगा आपको, ईपीएस और पीई के बारे में भी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मेरा प्रयास रहता है आप सभी को सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। तो गाइज अल्काइल अमाइंस हमें एलोपैथिक अमाइंस में यहाँ पर सेक्टर की लीडर देखने के लिए मिल जाती है और दीपक नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट में 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज क्या होता है कि ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स का सेक्टर हमें देखने के लिए मिल जाता है, लोग पहले चाइना से स्पेशलिटी केमिकल्स एक्सपोर्ट किया करते थे, बट चाइना में जैसे कोविड क्राइसिस हुआ तो उसके बाद लोगों ने एक्सपोर्ट करना चाइना से बंद कर दिया, जिस वजह से ये बाकी कंट्रीज़ की तरफ ये मार्केट का शेयर जाता हुआ हमें देखने के लिए मिला, चाहे इसमें इंडिया हो या बाकी अदर कंट्रीज़ हों। स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो अगर, और ये दो तीन कंपनीज जो हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इनका मार्केट शेयर अब छिनेगा नहीं कैसे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पर दो दुकानें हैं, एक दुकान का नाम है ए और एक दुकान का नाम है बी। अब आपका ये घर है और ए दुकान आपको थोड़ी सी पास पड़ती है और बी दुकान पर आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, बी शॉप पर। तो ए पर भी सारे सामान आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बी पर भी सारे सामान देखने के लिए मिल जाते हैं, बट अब ए के साथ आपकी जान पहचान थोड़ी सी अच्छी है और आप इनसे पहले से सामान लेते हुए आ रहे हैं, और जब तक आपका इनसे झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, या आपको एक सामान ख़राब नहीं देंगे या फिर ऐसी कुछ गलत बात नहीं होगी, तब तक आप मुझे खुद बताइए, आप ए से ही सामान लेंगे या फिर आप और दूर जाकर बी से सामान लेंगे कि यार नहीं इसकी बिक्री नहीं होती। हाँ, आप एज अ हम्बल पर्सन कर सकते हैं, आप हर चीज़ को एकदम टू द पॉइंट मत समझने की कोशिश करिए, मोटा मोटा जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। तो आप अपने कंफर्ट के लिए ए से ही हमेशा सामान लेंगे कि बॉन्डिंग भी अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मान लीजिए किसी कंपनी ने अल्काइल अमाइन या दीपक नाइट्राइट के साथ बॉन्ड साइन कर लिया, 5 साल 7 साल 10 साल, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वो बॉन्ड साइन कर लेती कि आप हमें ही माल जो है सप्लाई करेंगे, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई जब तक अल्काइल अमाइंस दीपक नाइट्राइट कोई भी खराबी नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, अपने मार्जिन को ठीक ठीक रखेंगे, अच्छा अच्छा सामान बेचेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब उनका मार्केट शेयर छिन जाएगा, कि अब वो अपना बॉन्ड जो है वो पीछे ले लेंगे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें तभी होती हैं या तो आप सामान सही नहीं दे रहे हैं या फिर कोई अदर इश्यूज़ की वजह से, डिस्प्यूट्स की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, तो आई गेस आपके समझ में आ गया होगा। तो ये कंपनीज इसलिए पिछले 5-7 सालों से इतने अच्छे से ग्रो होती हुई आ रही हैं और सडन ग्रोथ आपको देखने के लिए मिली चाइना चेन डिस्ट्रप्शन के बाद, क्योंकि रिवेन्यूज़, काम बहुत ज़्यादा आ गया इन कंपनीज़ के पास, रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रिवेन्यू बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर थोड़ा सा ब्रेक आपको लगता हुआ देखने के लिए मिला जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि मार्जिन्स कंपनी का डाउन आ जाता है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। तो ऑब्वियसली अब मैं दोबारा से आपको कंपैरिजन तो करके नहीं दिखाऊंगा दोनों के बीच, कंपैरिजन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ का अल्काइल माइंस का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, और आरओसी और आरओई को आप देखिए, ज़बरदस्त दोनों ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, 55.8 और 44.6% के रेस्पेक्टिवली। और अल्काइल अमाइंस जो है एलोपैथिक अमाइंस में हमें इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के लिए देखने के लिए मिल जाता है। भाई देखिए, जब एक कोई कंपनी इतनी बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो जाती है तो उस कंपनी का नाम भी हो जाता है, एक ब्रांड नेम भी हो जाती है, ब्रांड इमेज भी हो जाती है, एक्सेट्रा। सभी चीज़ें वो कंपनीज़ के लिए अच्छी हो जाती हैं, जिस वजह से बड़ी कंपनीज़ और फ्यूचर में जाती हुई और बड़ी होती हुई हमें देखने के लिए मिलती है, अनटिल अनलेस उनके मैनेजमेंट कुछ ख़राब कदम हमें उठाते हुए देखने के लिए ना मिले। और ऐसे ही दीपक नाइट्राइट, हमें सोडियम नाइट्राइट में 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिल जाता है कंपनी का, और नाइट्रो टर्बुलेंस में भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वो सेगमेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा टेक्निकली, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब गाइस एक ईपीएस और पी के रिलेटेड कुछ मैं समझाने की कोशिश करूँगा,
आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलती। तो गाइज़ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, फिर एकदम से सडन हमें गिरावट देखने के लिए मिलती है स्टॉक में। अब इसमें 2 लर्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ। फर्स्ट, गाइज़ किसी भी स्टॉक में पोजीशन, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले ये आप डिसाइड कर लें कि 5-7 साल आप उस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप 5-7 साल अगले उस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो ही उस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन बनाएं। और पोजीशन बनाने के बाद अगर वो स्टॉक गिरता है, और जैसे ये 30% गिर गया था, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि आप एवरेज करते हुए उस स्टॉक को चलें, डाउनवर्ड एवरेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो गाइस ऐसे स्टॉक को आप ना रखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स कोई 2-4 दिन का गेम नहीं है। और बुल रन आपने देख लिया था अच्छा खासा, उसके बाद करेक्शन में काफ़ी लोग समझ गए हैं कि इतना ईजी नहीं है मार्केट्स में पैसा बनाना। तो गाइस पहली बात, किसी भी स्टॉक को 52 वीक हाई पर ना खरीदें। फिर भी अगर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैंने पहले भी समझा रखा है ये, बट नए व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनको समझा देता हूँ। बहुत बुरी किस्मत रही है आपकी, आपने 4500 पर इस स्टॉक को खरीद लिया, ओके। अब 4500 पर खरीदने के बाद जब स्टॉक गिरता है, तो गाइज पहली बात तो स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग रखनी चाहिए, एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, और 52 वीक हाई पर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो फिर आप एवरेज करते गए। अब मैं ये भी नहीं कहता बिल्कुल बॉटम आपने पकड़ लिया, मानिए आपने यहाँ एवरेज किया, यहाँ एवरेज किया, यहाँ एवरेज किया और यहाँ एवरेज किया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 स्टॉक आप लेते गए, तो गाइज आपका एवरेज अराउंड कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टॉक जब 3500-3600 का लेवल टच करेगा, तब आप नील यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाएंगे। बट गाइस अगर यहाँ पर आप पैसा लगाकर छोड़ देते हैं, तो गाइस अभी भी करंटली भी आपको लॉस देखने के लिए मिल रहा होता। और ऑब्वियसली देखिए, अच्छी कंपनीज बाउंस बैक करती हैं, एलोपैथी एल्काइल एमएनसी में बाउंस बैक करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। तो कंपनी के ऊपर फेथ रखिए, वरना उस कंपनी को रखिए ही मत। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ इसमें से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब देखिए स्टॉक 4500 से 3000 गया, तो ये 30% का लॉस आपको देखने के लिए मिला। बट अब आप कंपाउंडिंग के नज़रिए से समझिए, अब ये 3000 से जब 3900 जाएगा तो सिर्फ 900 पॉइंट का जंप मिलेगा, और यहाँ पर 1500 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ। तो जब 1500 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ तो 30% लॉस हुआ। बट जब ये 3000 से 3900 जाएगा, तो 900 पॉइंट पर ही आपको 30% का गेन हो जाएगा। और जब ये 3500 से 4500 जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का गेन होगा, क्योंकि 3000 का 50% होता है आपका 1500। तो जब ये 3000 प्लस 1500 4500 जाएगा, तो 50% का आपको गेन होगा। ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बात करें अगर फ्रेश बाइंग्स की, तो गाइस CMP से आप कुछ कुछ क्वांटिटीज़ चाहें तो एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अपने अच्छा खासा सपोर्ट बनाता हुआ हमें स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने बताया जैसे आपको, फ्यूचर इन कंपनीज़ का काफ़ी अच्छा हो सकता है। अपने फ्री कैश फ्लोज़ का एल्काइल माइंस काफ़ी अच्छे से यूज़ करती हुई आ रही है। ROC काफ़ी अच्छा कंपनी का हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर फर्दर गिरावट हो इसमें, तो 3000 का नेक्स्ट सॉलिड सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं काफ़ी बार बताया भी था, देखिए आप, ये तब मैंने यहाँ पर भी कुछ कुछ क्वांटिटीज एक्यूमुलेट की थी। अब मैं ये नहीं कह रहा मैं भगवान हूँ, मैंने कोई मार्केट को टाइम कर दिया, बट एक टेक्निकल एनालिसिस करना अगर आपको आता है, तो यहीं से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो एक्चुअल सपोर्ट इसका यहीं कहीं बनना चाहिए था। तो हर सपोर्ट पर आप कुछ कुछ क्वांटिटीज़ लेते हुए जाते हैं, फिर स्टॉक जब आपको इवेंचुअली बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है, तो आपको प्रॉफिट्स अपने पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप पहले से स्टॉक को होल्ड करते हुए आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं इस कंपनी को। अब गाइस बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। तो गाइस जैसे मैंने आप सभी को बताया था, बर्जर पेंट्स वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो वैल्यूएशंस के बारे में, कैसे बर्जर पेंट्स अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू बार्स आपको EPS के देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये PE का बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं 60 का ही ऑलमोस्ट आपको PE देखने के लिए मिल जाता है, और 60 का ही EPS देखने के लिए मिल जाता है। तो जो कंपनी का प्राइस होता है एक्चुअल, वो आपका होता है PE मल्टीप्लाइड बाय EPS। तो गाइज अब आप 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करके देखिए, आप 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा 3600। तो इसी के अराउंड स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइज आप किसी भी स्टॉक में करके देख सकते हैं, अगर आपको करनी है तो। बाकी अब अगर देखें तो EPS के आसपास की हमें PE देखने के लिए मिल जाती है। तो एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, एक्यूरेट तो कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट्स में, बट फेयर वैल्यूएशन हमें स्टॉक की देखने के लिए मिल जाती है। ना ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमें स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, ना ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट्स के बारे में। दीपक नाइट्राइट भी में भी आज हमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट 3 से 3.5% का, आई गेस। तो गाइस कल बर्जर पेंट्स के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने डाली थी, आप सभी को बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो को देखने में, कि कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है। काफ़ी अच्छी केस स्टडी टाइप मैंने उस स्टॉक की आपको दी थी। तो
क्या जल्दी ही उसमें हमें तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, सभी पॉइंट्स क्लियर किए थे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट काफ़ी स्टेबल स्टॉक में देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना स्टेबिलिटी से अपने बेचारा ये आपको सपोर्ट्स बनाता हुआ धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा था, फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़ी सी वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो गई थी स्टॉक की, फिर हमें गिरावट देखने के लिए मिली। सेम बात इसमें भी है कि अगर आप स्टॉक को डाउनवर्ड एवरेज नहीं कर सकते, वो फेथ आपको नहीं आता, पैसे होने के बावजूद ना हो तो कोई बात नहीं, आप बस होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो ना खरीदें। ऑब्वियसली वही सेम 30% वाला रूल इसमें अप्लाई हो जाता है। अब बात करें अगर करंट लेवल्स की, तो करंट लेवल्स पर आप चाहें तो मतलब एक दो क्वांटिटी खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मार्केट्स अभी गिरते हुए हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो थोड़ा चाहें तो आप अभी स्किप कर सकते हैं। निचले लेवल से अगर होल्ड करते आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी बार मैंने 2250 पर भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आप खरीद लें, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। खैर एनीवेज, फिलहाल अगर आप चाहें तो ब्रेकआउट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक, वरना 2500 के नीचे जो सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, कुछ कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ से आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर फर्दर 2250 के आस नहीं 2250 के आसपास कोई नहीं, 2150 के आसपास और 2000 के आसपास आपको नेक्स्ट सपोर्ट हर 150-200 पॉइंट्स के नीचे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2000 पर स्टॉक दोबारा आएगा, बट हर एक सिनेरियो में आपको लेकर चल रहा हूँ, और स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग ये आपको करनी चाहिए। लमसम एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। इससे आपका एवरेज जो है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आ जाता है। अलग अलग सिनेरियो पर भी डिपेंड करता है। अब कमेंट्स में आप ये मत लिखने लग जाइएगा कि मैं तो मार्केट को बॉटम कर पाया था अप्रैल 4 को, मैंने सभी स्टॉक्स खरीद लिए थे लमसम में, तो मेरे लिए तो लमसम बेस्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक जनरल व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो क्योंकि मार्केट्स को टाइम कोई नहीं कर सकता। तो दीपक नाइट्राइट के ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग के बारे में मैं आपको बताता, बट स्क्रीनर पर थोड़ा डेटा का इशू है, मुझे थोड़ा वो डेटा गलत लग रहा है, इसलिए मैं आपको गलत डेटा शो नहीं करना चाहता। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।